नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला का इतिहास का फर्स्ट पेपर, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मूल्यांकन देखेंगे। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था और इसे दल पोंगल और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व विजेता के रूप में भी ये उपाधियां इसको दी गई थी। राज्यारोहण के समय इनकी उम्र 11 वर्ष की थी, या ये कहें कि इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय ये 11 वर्ष के अल्पायु के थे और इसीलिए शासक तो ये बन गए थे, लेकिन शासन की शक्तियाँ इनकी माता कर्पूरी देवी के हाथों में केंद्रित थीं और वह भी एक बड़ी बुद्धिमानी से और प्रशासनिक योग्यता रखती थी और इस आधार पर उन्होंने राज्य का संचालन किया। और इसीलिए पृथ्वीराज की जो प्रारंभिक विजय रही हैं उसमें इनकी माता के साथ साथ उस समय के सेनापति और मंत्री इनका बड़ा योगदान रहा है। राज्यारोहण के समय जब ये 11 वर्ष के थे, 1177 ईस्वी में इनको गद्दी मिली थी और 1192 ईस्वी तक ये शासक रहे। बहुत अल्प आयु में ही 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज की पहले हम विजयों की बात करेंगे। पृथ्वीराज ने अपने राज्य को किस तरह से सुदृढ़ किया और उसके लिए उन्हें किन किन के साथ में संघर्ष करना पड़ा था। इससे पहले उस समय की जो परिस्थितियां थी भारत की, वो भी हमने पूर्व के लेक्चर में भी बताई थी। फिर एक बार हम सारांश में इस बात को करेंगे। तो पृथ्वीराज के राज्यारोहण के समय भारत देश की यदि हम बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता का यहाँ पर वातावरण था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की तरफ से मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में आक्रमण होने शुरू हो गए थे और उस समय संपूर्ण देश विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था और ये आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते रहते थे। या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में उस समय उत्तर भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था और इसके कारण ही तुर्कों को यहाँ पर उनका दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और उन्होंने भारत में 3 राज्य सिंध, मुल्तान और पंजाब, इन पर अधिकार कर लिया था। साथ ही उस वजह से इनकी सीमाएं उत्तर भारत में चौहानों के साथ में मिलने वाली थी। तो उत्तर भारत में जो शक्तिशाली यदि कोई राजवंश था तो वो गढ़वालों का था, गढ़वाल राठौरों का था, जिनका शासन कन्नौज पर था। कन्नौज पर उस समय जयचंद चौहान का ही शासन था। जयचंद राठौड़ का शासन था जो कि चौहान का प्रतिद्वंदी था। इसी तरह गुजरात में चालुक्य थे, ये भी चौहानों के शत्रु थे। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पाल वंश था, लेकिन वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। और दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में उस समय का शासन विभक्त था। अब ऐसी जो परिस्थितियाँ थी उसमें देश की सुरक्षा के लिए एकता बनाना पूर्णतः असंभव कार्य था और संभवतः उस समय राजपूतों में भी इतनी दूरदृष्टि नहीं रही होगी
कि वह संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से संघर्ष करें। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अभियान करके उसे जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने अन्य राज्यों पर भी धीरे धीरे अधिकार कर लिए थे। 1178 ईस्वी में उसने चौहान राज्य की सीमा को पार करके गुजरात पर भी अभियान करा और उन्हें भी परास्त करके वो लौटा था। तो गौरी के अभियानों से किसी भी हिंदू राजा ने सबक लेने का प्रयास नहीं किया और वे गौरी के आक्रमणों की तरफ से ये कह सकते हैं कि एक तरह से पूरे उदासीन रहे और अपने आसपास के जो शासक थे उनसे संघर्ष करते रहे। तो पृथ्वीराज जब शासक बना तो भारत की स्थिति लगभग यही थी और इनके अलावा जो दूसरा उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक था वो जयचंद था, जो कि कन्नौज का शासक था। जयचंद संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसे चौहानों से संघर्ष करना अवश्यंभावी था। इसी तरह से दक्षिण पूर्व की तरफ महोबा के चंदेल चौहानों के क्षेत्र पर भी अपनी आंख लगाए बैठे रहते थे। तो पृथ्वीराज तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण चौहानों के कई जो आंतरिक उनके कर देने वाले थे सामंत वगैरह, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। इनमें भंडानक थे, इसमें अन्य भी नागार्जुन वगैरह जो भाई बंद थे उनका भी विद्रोह था। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि राजारोहण के बाद ये जो आंतरिक कठिनाइयाँ थी इनसे अपने चौहान राज्य को सुदृढ़ करना था। तो इसके लिए पृथ्वीराज की हम विजयों का वर्णन देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने नागार्जुन का अंत किया। नागार्जुन वैसे इसका चचेरा भाई था और वह विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। पृथ्वीराज का अल्पवयस्क होना और उसकी उस वजह से महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने मुख्यमंत्री कदमवास की देखरेख में एक विशाल सेना के साथ गुड़गांव पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने गुड़गांव दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और अंत में नागार्जुन वहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग गया और इस तरह से नागार्जुन को पराजित करके उसको मौत के घाट उतारा गया। और ये एक तरह से पृथ्वीराज के नेतृत्व में पहली सफलता हम कह सकते हैं। दूसरी है भंडानकों का अंत। भंडानकों का अंत भी इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। सतलज से आने वाली एक ये जाति थी जो गुड़गांव व हिसार के आसपास निवास करने लगी थी। भंडानक भरतपुर, अलवर, मथुरा के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भंडानकों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करके उनका दमन कर दिया था। इन विजयों के बाद पृथ्वीराज ने फिर दिग्विजय की नीति अपनाते हुए पड़ोसी राज्यों के ऊपर आक्रमण करने का सपना देखा और उनको जीतकर अपने राज्य में मिलाने लगा। उसमें सबसे पहले उसने लिया था महोबा विजय। महोबा विजय ये 1182 ईस्वी में ही इन्होंने की थी और जब ये दिल्ली से युद्ध कर लौट रहे थे तो महोबा राज्य रास्ते में पड़ता था और वहाँ के पृथ्वीराज की सेनाओं ने वहाँ पर नारायण के स्थान पर अपना डेरा डाला था और ये सब देखकर परमदी देव घबरा गया और उसने शीघ्र ही अपने पुराने सेना नायक आला और उदल को राज्य की रक्षा के लिए वापस बुलाया। जब वो दोनों आए तब इन दोनों के मध्य तुमुल का युद्ध हुआ और इसमें उसके जो आला और उदल जो साथी थे वो पराजित हुए
और पृथ्वीराज की इसमें विजय हुई। अगला जो संघर्ष है वो चालुक्यों से हुआ। चालुक्यों से भी चौहानों का पुराना वैमनस्य रहा था और इस वजह से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार भी पृथ्वीराज तृतीय ने आबू के परमार नरेश सलक की पुत्री इच्छिनी से विवाह कर लिया था। चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय गुजरात का राजा था, वह इच्छिनी से विवाह करना चाहता था। भीमदेव विवाह नहीं कर सका तो इन दोनों के मध्य विरोध हो गया। कुछ कहते हैं कि ये एक तरह से काल्पनिक बात है। वास्तव में युद्ध का कारण चालुक्य और चौहानों की सीमाएं मारवाड़ से मिलती थी। चालुक्य नरेश शाकंभरी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था और इस युद्ध का कारण भी इनकी साम्राज्यवादी नीति या ये कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी नीति रही। 1184 ईस्वी में इन दोनों के बीच में फिर समझौता हुआ और ये फिर मित्र बन गए थे। चौहान और गैडवाल से संघर्ष, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में है। इसके लिए भी हमें कई विचार मिलते हैं। उत्तर भारत में चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में गैडवालों का राज्य था, कन्नौज राज्य था और यहाँ पर जयचंद का शासन था। जयचंद भी पृथ्वीराज के सामने अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और इनकी भी वैमनस्यता पुरानी ही थी। तो जो दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर, उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने अपनी नाती पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली का शासक बना दिया था। जयचंद भी उस समय दिल्ली का राजा बनने का सोच रहा था। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों राजाओं में दिल्ली को लेकर वैमनस्य की स्थिति आ गई और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो महत्वाकांक्षी नीति थी जिसकी वजह से ये संघर्ष हुआ। कुछ ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया और उससे गांधर्व विवाह किया, जिससे उनके मध्य कटुता हो गई थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार भी इस तरह का विवरण मिलता है कि गैडवाल जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर रखा था और उस स्वयंवर में उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था, जबकि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की आपसी प्रेम का वर्णन वहाँ पर आया है। जयचंद ने अपने वैमनस्य के कारण अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राजा के साथ करने का निश्चय किया और संयोगिता का जो स्वयंवर रचाया उसमें राजा महाराजाओं को कईयों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को इसमें नहीं बुलाया गया। जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए उसकी लोहे की मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर लगा दी और स्वयंवर का समय आया तो संयोगिता ने माला जो थी वो पृथ्वीराज की उस मूर्ति में डाल दी। इसका पता जब पृथ्वीराज को चला तो ऐसा माना जाता है कि सैन्य बल के साथ वो वहाँ से उसको उठाकर ले गया और अपनी राजधानी पहुंचकर उसने उसके साथ में विवाह किया। जो भी है, ये भी इनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। ये विभिन्न संघर्षों के बाद में उसने अपने चौहान साम्राज्य को तो सुदृढ़ बना ही लिया था और एक समय तो ऐसा था कि पृथ्वीराज तृतीय जो था वो एक शक्तिशाली शासक भी बन गया था। उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान उसने अपने आंतरिक कठिनाइयों से मुक्ति पा ली थी और दिग्विजय की नीतियों के द्वारा उसने यद्यपि अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, लेकिन अपने कई पड़ोसियों को भी उसने शत्रु बना लिया था। इस सारी नीति का प्रभाव ये रहा कि चौहानों को जब मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय में पृथ्वीराज को इन सब से सहयोग मिलना चाहिए था, तब ये सहयोग जयचंद
या गढ़वाल की तरफ से नहीं मिला था। तो ये जो उसकी दिग्विजय की नीति थी वो ऐसा माना जाता है कि चौहान राज्य के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई, और इसका जो स्थायी प्रभाव ये हुआ कि शत्रुओं की संख्या बढ़ती गई। चंदेल भी बाद में हो गए, गढ़वाल भी उसके शत्रु हो गए, और गुजरात अभियान से भी पृथ्वीराज स्थायी रूप से अपने राज्य में कोई भूमि सम्मिलित नहीं कर सका, और ये जो वैमनस्य है सभी जगह उसका बढ़ता गया। तो पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति में सूझबूझ का अभाव इतिहासकार मानते हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष ने पृथ्वीराज की सैनिक शक्ति को निर्बल बना दिया, और विदेशी शत्रु के समक्ष चौहान राज्य का वैभवशाली इतिहास नष्ट ही हो गया। पृथ्वीराज चौहान का हमने देखा कि तराइन के 2 युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में वो पराजित हुआ था। इस युद्ध में पराजित हुआ, और उसके बाद उस पराजय का बदला लेने के लिए उसने अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, और उस आक्रमण के लिए तब तक पृथ्वीराज चौहान तैयार नहीं था, या ये कहें कि वो छल कपट के द्वारा उसने आक्रमण किया था, धोखाधड़ी के द्वारा आक्रमण किया था। जो भी है, इस युद्ध में, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, और उसके बाद पूरी तरह से भारत के इतिहास में एक हमें अलग तरह का परिवर्तन दिखाई देता है। पृथ्वीराज की विशाल सेना के साथ जब वो तराइन की तरफ बढ़ा था, लेकिन मोहम्मद गौरी शत्रु को छल से जीतना चाहता था, इसलिए उसने कूटनीति का काम लेते हुए और संदेश भिजवा कर युद्ध की अपेक्षा संधि करना चाहता है, या अन्य तरह की उसने इस तरह का एक ढोंग रचा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता है और संधि करना चाहता है। इस प्रकार गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे में रखकर युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी थी, और पृथ्वीराज ने भी विश्वास कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ गौरी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था और अपने शत्रु की पूरी गतिविधियों पर निगरानी रख रहा था। तराइन की द्वितीय युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तुर्कों ने फिर भागती हुई राजपूत सेना का पीछा भी किया, उन्हें भी इधर उधर तितर भीतर कर दिया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज का पराजय हो गई। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इसको लेकर भी इतिहास में हमें कई तरह के विचार मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि तराइन के युद्ध में पराजय के बाद उसे पुनः वहाँ का पराजय के बाद उसको फिर से वहाँ पर यद्यपि मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ समझौता हुआ था, और उसके बाद उन्हें वहाँ पर भेज दिया गया था, और वहाँ पर उनके बीच में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज उस पराजय को स्वीकार नहीं कर सका, और उसने किसी तरह का कुछ उसने षड्यंत्र रचा होगा, उसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने उसको बंदी बना लिया था। तो 1192 ईस्वी में तराइन के इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की मोहम्मद गौरी से हार हुई। इस हार का कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जयचंद का मोहम्मद गौरी से मिल जाना
ये भी एक हार का बड़ा कारण था। और मोहम्मद गोरी का एक विशाल सेना के साथ आना, साथ ही पृथ्वीराज का विलासी और प्रमादी होना, विजय में डूबे रहना, प्रथम युद्ध की विजय में ही वो लगा रहा, बहुत सारे कारण ऐसा माना जाता है। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज स्वयं गहन निद्रा में सो रहा था, और इस हार में पृथ्वीराज जब वो नींद में था और वो हार गया था, तो पृथ्वीराज को मारवाड़ इस हार ने ही उसको आगे चलकर इस युद्ध में पराजित करा दिया था, या इस धोखे से जो आक्रमण किया था उसकी वजह से वो हारा था। तो वास्तव में ये 1192 ईस्वी की तराइन की दूसरा लड़ाई या युद्ध एक निर्णायक संघर्ष माना जा सकता है, जिसने मुसलमानों के आक्रमण को और उनके आक्रमण की विजय को सुनिश्चित कर दिया था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने भी अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में तराइन के युद्ध के परिणाम बताते हुए लिखा है कि तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास का एक युग परिवर्तनकारी घटना है। पृथ्वीराज रासू से हमें ये सूचना मिलती है कि पृथ्वीराज को इस युद्ध के बाद में गजनी ले जाया गया था, जहाँ शब्दभेदी बाण चलाकर उसने गोरी की हत्या करने की कोशिश की और बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ साथ चौहान साम्राज्य और राजपूत साम्राज्य का भी अंत हो गया था। पृथ्वीराज की पराजय के उपरांत बाद में ऐसा कहा जाता है कि उसका जो पुत्र था वो रणथंबोर चला गया और वहाँ उसने चौहान वंश की नींव डाली। इसी में ही गोविंदराज के बाद जेत्र सिंह, हमीर देव आदि शासक हुए, और हमीर देव के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के समय में चौहान वंश का रणथंबोर में वंश समाप्त हो गया। इस वंश की अन्य जगह शाखाएं थी, जालोर, नागौर, सिरोही, यहाँ भी चौहान राजपूतों का शासन था। और इस वंश का अंतिम जो शासक जालोर में यदि हम देखें तो कानड़ देव था, और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय करके लौट रही थी तो कानड़ देव की सेना ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सुल्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी। दोनों के संधि के प्रयत्न असफल रहे और अंततः 1131 ईस्वी में जालोर के किले पर भी उसने आक्रमण किया और कानड़ देव और उसके पुत्रों को उस युद्ध में मार दिया। तो ये हमें पृथ्वीराज और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज का व्यक्तित्व किस तरह का था, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज भारत का या चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। चौहान वंश के शासकों में इनका स्थान महत्वपूर्ण था। वह वीर और साहसी विलक्षण शासक था। अपने राज्य में वह आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, और ये इस बात का प्रमाण है कि वो एक अच्छा सैनिक था, योद्धा था। साथ ही दरबार में उसके अनेक विद्वान और कलाकारों का आश्रय भी उसने दे रखा था। जैसे पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने इसी के आश्रय में रहकर, पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में रहकर ही लिखी थी। इसी तरह से पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक और अन्य लेखक बागीश्वर, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, ये भी कई लेखक और कवि जो उसके राजकीय राज्याश्रय में रहते थे। तो वो न केवल योद्धा था बल्कि साहित्य और कवियों और इनका भी वो संरक्षक था, आश्रयदाता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा है कि उस पृथ्वीराज चौहान एक सुयोग्य और रहस्यमय शासक था। उसने शासन के प्रारंभ से ही चारों तरफ दिग्विजय की दुंदुभी बजा दी थी, और जिसकी वजह से चारों तरफ उसके शत्रुओं का जाल बिछ गया था।
ये पृथ्वीराज में ये कह सकते हैं कि दूरदर्शिता का ये अभाव देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी वो एक वीर था, योद्धा था, लेकिन दूरदर्शिता उसमें नहीं थी, जिसकी वजह से तराइन के प्रथम युद्ध के बाद जहाँ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो भोग विलास में डूब गया था और उसने मोहम्मद गोरी की कूटनीति और धोखाधड़ी को भी समझने का प्रयास नहीं किया, अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा। कई सारी पृथ्वीराज की गलतियां थी जिसकी वजह से उसका फिर विनाश हो गया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध तक तो उसने कई सारे युद्ध जीते, लड़े और अपने चौहान वंश को समृद्ध और सुविस्तृत साम्राज्य में बदल दिया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पूरी तरह से चौहान वंश और उसका अंत हमें देखने को मिलता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद एक घटना उसकी मृत्यु को लेकर हमें जो मिलती है वो ये कि पृथ्वीराज रासों में आता है कि इसने कहीं षड्यंत्र किया था मोहम्मद गोरी के खिलाफ। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही उसकी मृत्यु एकदम नहीं हो गई थी, बल्कि उसको वापस अजमेर का शासन, इनके बीच में समझौता हुआ है। इनके बीच में ऐसा समझौता हुआ है कि ये दोनों इन दोनों की सम्मिलित मुद्रा भी मिली है। तो उस मुद्रा से ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज रासों में जो वर्णन आता है वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद भी जीवित रहा है और गौरी की अधीनता में उसने रहना नहीं चाहा और उसके बाद कुछ षड्यंत्र किया हो, तब उसको मौत के घाट पहुंचाया हो। बाकी जो इनकी मुद्राएं मिली हैं अजमेर से, उनसे भी ये पता लगता है कि मोहम्मद गौरी और इनके बीच में कोई ना कोई समझौता हुआ था, जिसकी वजह से ये सम्मिलित रूप से शासन कर रहे थे। शब्दवेदी बाण वाली जनश्रुति, वो घटना जो चंद्रवरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में लिखी है, वो वाली घटना और उससे इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये इसको लेकर भी इतिहास में हमें विवाद मिलता है। पृथ्वीराज भारत का एक अंतिम हिंदू शासक कह सकते हैं, जिसने अपने विजयों के द्वारा चौहानों को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया था। न केवल ये वीर और योद्धा था, बल्कि कवियों और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी रहा था। धन्यवाद।